हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी झटके से मुराद विला के सामने रुकी थी, उसी वक्त ठीक 9 बज रहे थे और तेजी से कार ड्राइव करते हुए वो लोग 15 मिनट के अंदर मुराद विला पहुंच चुके थे। रकीम के फास्ट ड्राइव में आज पहली बार बिना किसी नुकसान के उनको सही सलामत अपनी मंजिल तक लेकर आए थे, जिस पर वो चारों रकीम समेत काफी हैरान थे। आज भी रकीम को ड्राइविंग की परमिशन उसके खराब मूड की वजह से दी गई थी। थैंक्स गॉड, हम तयशुदा टाइम पर पहुंच गए, शुक्र है, वरना मिस्टर मुराद पर पहला इंप्रेशन ही हादसा बुरा पड़ता। चलो अब जल्दी से अंदर, देर किस बात की है। दोनों हाथों से अपने बात संवार कर आती नर्वस अंदाज में अपने सामने खड़े हुए हालिब से बोला था, जो तफसील से इर्द गिर्द का मुआयना करा था, जैसे यहाँ पर डिनर नहीं, किसी मर्डर केस के सस्पेक्ट को ढूंढने आया हो। रहीम झुककर गाड़ी में रखा हुआ गिफ्ट निकाल रहा था, जो कि बतौर खास आज के डिनर के लिए लाया गया था और जिसकी वजह से आज उसका मूड भी फाहिम ने बुरी तरह से बर्बाद किया था। हाँ हाँ, जल्दी चलो ताकि आशा से मिलकर मेरे बेचैन दिल को चैन और आंखों को ठंडक मिले। फहीम का दिल तो अभी से बिना मिले ही आशा के लिए बेकाबू हुआ जा रहा था। न जाने अंदर जाकर उसका क्या हाल होता। वो आशा के लिए इन कुछ दिनों में वाकई पागल हो गया था। वेट, मेरी बात अच्छी तरह से तीनों अपने जहन में बिठा लो, और स्पेशली तू डैशिंग कमीने, अगर अंदर जाकर तूने कोई भी जलील हरकत की या किसी भी वजह से हमें शर्मिंदा करवाया तो मैं खुद तो तेरा जो हाल करूंगा वो तो बात की बात है, मगर सबसे पहले कॉल मैंने पाकिस्तान फूफा जान को और फरहान भाई को करनी है, ताकि वो यहाँ पर आके तुझे इतने छितर मारे कि तेरा ये जो रिटीटेड माइंड है ना, उसके सारे फंक्शन दोबारा से परफेक्ट काम करने लगेंगे। इसलिए अगर आज कोई भी गड़बड़ की तूने तो है नहीं है। हालिब ने गुस्से से घूरते हुए फाहिम को उंगली दिखाकर वार्न किया था, जो कि उसकी बात सुनकर फुल जलाल में आ गया था। हो गई तेरी बकवास, डैशिंग कमीने किसको कहा है पे? खुद को देखा है कभी? कंग फू पांडे साले कमीने, सही कहता है रकीब, तू तो मामू जान पर गया ही नहीं है। कहाँ वो जिंदा दे खुशगवार और हंसमुख बंदे, और कहाँ तुम नींद चढ़ा करेला, जब बोलेगा कड़वा ही बोलेगा। न जाने किस बात की अक्कल है, घमंडी इंसान, इस शक्ल पर ये गरूर है ना तुझे, मगर ये भी तेरी अपनी नहीं है, ये भी मामू जान की फोटो स्टेट लिए हुए घूम रहा है। बड़ा स्मार्ट समझता है खुद को। आज देखना, जब अंतर वो मिस स्टैचू तुझे देखकर दोबारा कोमे में गई तो फिर मैं कितने कॉल करता हूँ पाकिस्तान, सारे के सारे सच हाथ के हाथ बताऊंगा मैं भी हाशिम भाई और मामू को। इश्क हुआ है ना तुझे, सारे इश्क का भूत अगर 2 मिनट में ना उतार दिया तो कहना, देखना कैसे जूते पड़ेंगे। फाहिम ने भी आस्तीन ने चढ़ाकर हिसाब बराबर किया था। ओ रियली, मुझे जूते पड़ेंगे, वो भी डैड और बाय से? व्हाट अ चीप जोक, लगता है तेरी याददाश्त बाकी खराब हो गई है। अभी तक इस दुनिया में ना वो हाथ पना है जो हालिब हसन शाह पर उठ सके और ना वो जूता। हाँ, मगर तेरी हिस्ट्री हाथ से बदनाम है इस मामले में। हालिब ने बवे चुकाते हुए तंजिया टोन में फाहिम पर दोबारा से हमला किया था। तुम दोनों यहाँ पर लड़ने आए हो? हालिब यार, अपना फाहिम इतना समझदार तो है कि समझ सके कि हर चीज मौके की नजाकत देकर की जाती है। और फहीम, छोड़ना तो भी क्या उसकी बातों पर बढ़कर आया? तुझे पता तो है ना, ये ऐसा ही सरावा नेचर लेकर पैदा हुआ था, ये उसका कसूर नहीं है। दरअसल उसके पैदाइश से पहले बड़ी मामा ने करेले कुछ ज्यादा ही खा लिए थे, इसलिए इतना कड़वा पैदा हुआ है, मुझे बड़े पापा ने खुद बताया था। गुस्से से तिल मिलाते हुए फाहिम ने कुछ बोलने से पहले ही रकीम और फहीम के कांधे पर बाजू पिलाते हुए फाहिम को ठंडा किया। यह अलग बात है कि उसने दोनों की जंग फंदी के चक्कर में हालिब की कुछ ज्यादा ही तारीफ काट दी थी, जिस पर हालिब ने हवा में पंच लहराते हुए उसे वार्निंग भी दे डाले थे। अब अंदर चलोगे या मैं वापस जाऊं और तुम यहीं पर लड़ते मरते रहो? यार हद हो गई है, सारा मूड हराब कर दिया है तुम दोनों ने। अगर 5 मिनट के अंदर तुम अंदर नहीं चले तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। बेजार खड़े हुए आदि ने गुस्से से फाहिम और हालिब को देखा। तभी रकीम हाथ में गिफ्ट संभालता हुआ आगे बढ़ा। चलो, और हाँ, किसी को भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स और अपने अपने चेहरों के एंगल्स ठीक करो। हम यहाँ पर दावत पढ़ आए हैं, हफ्ता वसूली पर नहीं, जो इतना खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ खड़े हो। रकीब ने मेड गेट की बेल बजाते हुए इन तीनों से कहा था, और फहीम ने फोन चेहरे पर हाथ फेंकर लबों पर एक प्यारी सी स्माइल सजा ली थे। हालिब ने भी दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले नीचे देखते हुए सफीन के मुतवक्का रिएक्शन को सोचा था, जिससे उसके खूबसूरत चेहरे पर बड़े प्यार से रंग उतर आए थे। आदि तो वैसे भी पूरे रास्ते जल परी के तस्वर में खोया हुआ आया था, अभी उससे मिलने की खुशी में वो सब भूल गया था। 2 बैल के बाद गेट पर किसी मुलाजम टाइप लड़की ने खुला था, जो उन्हें लिए हुए अंदर एक बेहद खूबसूरत से लॉन्च में चली आई थी। वहां पर 2 सीटर आरामदेह सोफे पर एक 40 से 45 साल की उम्र के दरमियान में एक खूबसूरत से शख्स बैठे हुए थे, जो कि नहायत ही खूबसूरत थे। उनका मेदे जैसा रंग देखकर हालिब और रकीब ने नज़र में सफीन सनम का चेहरा घूम गया था। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था, आप लोग बैठो प्लीज। उन्होंने उठकर बारी बारी बड़ी गर्मजोशी के साथ इन चारों को गले लगाया था और फिर अपने साथ रखे हुए
7 सीटर सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा था। रकीब ने गिफ्ट पैक उन्हें थमाया था, जिसको उन्होंने इसकी क्या जरूरत थी क्या कर तकल्लुफ से थाम लिया था और इशारे से नौकर को बुलाकर उन्हें गिफ्ट थमाकर हाले को बुलाने के लिए भेजा था। मेरा नाम सुहेब मुराद है। सफ़ीन, मेरोसा, आयशा और सना मेरी बेटियां हैं। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत शुक्रिया बच्चों। हालांकि असूलन तो मुझे आपके पास आना चाहिए था पहले, लेकिन सफ़ीन ने मना कर दिया, ये कहकर के पहले आप हमारे घर हम आपको घर पर बुलाएंगे। दरअसल मेरी बेगम भी आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए हमने आप लोग को जहमत दी, मगर फिर मुझे पता चला कि आप लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। उन्हें धीमे लहजे में वजाहत देते हुए उनसे पाकिस्तान जाने की बाबत पूछा। जी सर, वो दरअसल जाना तो था, मगर फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हमें एक हफ्ता मज़ीद रुकना पड़ा। एक्चुअली हम काफ़ी कम वक्त के लिए आए थे यहाँ, जस्ट 5 वीक्स, क्योंकि हम लास्ट ईयर हैमिल्टन आए हुए थे तो काफ़ी लंबा स्टे किया था। इस बार जस्ट वेकेशन की वजह से आना हुआ था। मेरा नाम रकीम शाह है। ये लोग मेरे कज़न हालिब, हसन शाह, फ़हीम दरानी और आदिल अफंदी ने कुछ दिन पहले ही CSS का एग्ज़ाम दिया था। हम चारों के रिजल्ट आने में अभी टाइम था, तो सोचा घूम फिर आएं। बाद में वक्त नहीं मिला था। रकीम ने हाथ के इशारे से अपने बाद एक एक करके इन तीनों का भी तारुफ करवाया था और शादगी से उनने अपने बारे में बताया था। ओह वेरी नाइस, तो आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी हैं और जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। साउंड गुड। तो बेटा पाकिस्तान में आप कहाँ से हो? ज़ुहैब मुराद सोफे की पूछ पर बाजू फैलाते हुए ईजी होकर बैठ गए थे। इतने में सर्वेंट इन चारों के आगे पानी रख गया था। जी हम लाहौर से हैं। आपकी बात फ़हीम बोला। अरे वाह बेटा जी, मैं भी लाहौर का ही हूँ। ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए आगे झुककर कहा था। उनके अंदाज पर वो चारों धीरे से मुस्कुरा दिए थे। तभी हाला अपने सर पर हजाब किए बावकार अंदाज में धीरे धीरे चलते हुए अंदर डाले हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो चारों हाला को देखकर खड़े हो गए थे। वालेकुम सलाम। अरे बैठो बच्चों, आप लोग खड़े क्यों हो गए हो? हाला ज़ुहैब वाले सोफे पर उनके पास ही कद्दे फासले पर बैठ गई थी। वो लोग भी उनके बैठने के बाद दोबारा बैठ गए थे। ये मेरी बेगम हाला मुराद है, और हाला ये रकीम है, ये आदल, ये फ़हीम और ये हालिब है। और सुनिए ज़रा, ये लोग लाहौर से हैं, यानी कि हम लोग हम वतन के साथ एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ुहैब मुराद ने मुस्कुराते हुए हाला को बताया था। माशाल्लाह। हाला ने अरबी स्टाइल में माशाल्लाह कहकर फ़हीम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। हालिब और रकीम ने एक नज़र देखते ही जान क्या था कि सनम और सफ़ीन शक्ल सूरत में हाला का अक्स थी और इनके सफ़ेद बेदाग रंगत ज़ुहैब मुराद जैसी ही थी। रंग हाला का भी बहुत ही साफ शफा था, मगर उनका रंग हल्का सा गंदमी था, जबकि ज़ुहैब साहब का रंग सफ़ीन और सनम की तरह एकदम सफ़ेद और गुलाबी माइल था। आप लोग यूं तो हम वतन होने की वजह से हमारे लिए मोहतरम हैं बेटा, मगर जो आपने उस दिन हमारी बेटी के लिए किया, इस अमल ने तो जैसे हमें बिन दामनों के खरीद दिया था। अल्लाह आप उसका अजर देगा। हम तो बस आपकी दुआएं दे सकते हैं। आप उस दिन फरिश्ता बनकर वहां ना पहुंचे तो हमारी बेटी का क्या बनता? हाला एकदम जज्बाती होती। उन्हें अब तक उस दिन का तस्वर करके खौफ महसूस होता था। प्लीज़ मैम, आप इस तरह कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। हमने जो किया वो हमारा फ़र्ज़ था। हमें बचपन से हमारे वालिदैन ने सिखाया है कि औरत हर रूप में मोतबर है, इसलिए ना उसके साथ कभी बुरा करना ना होने देना। उस दिन में रोसा के लिए जो हमने किया वो हमारा फ़र्ज़ था। सो प्लीज़ आप ऐसा मत कहें। और इज़्ज़त और ज़िल्लत तो वैसे भी उस रब के हाथ में है। आपकी बेटी के लिए अल्लाह ने हमें ज़रिया बना दिया बस। आदि ने संजीदा लहजे में उनको वजाहत दी थी। ठीक है ना, ठीक कहा है ना बेटा आपने, मगर मुझे खुशी होगी आप मुझे मैम की जगह उम्तुन या हलातुन कहे तो। हाला ने बड़े मान से उनकी चारों से कहा था। उन्हें सामने बैठे लड़कों के इहलाक में उनके माँ बाप की आला तरबियत नजर आ रही थी। ज़ुहैब मुराद ने चौंका हाला को देखा था। यकीनन उनकी नहरेली बीवी को वो चारों लड़के बेहद पसंद आ गए थे। इतने करीबी रिश्तेदारी जोड़ना इस बात का सबूत था। ओके मुमतुन, फ़हीम ने इशारा से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा था, जबकि हालिब, रकीम और आदि को इस रिश्ते का मतलब भी नहीं पता था, जो कि फ़हीम हाला के साथ मजे से जोड़कर बैठ गया था। पहले ये बताएं बच्चे, आप लोग क्या लेंगे? हाला ने उठते हुए कहा था। कुछ नहीं उम्तन, आप तकल्लुफ़ ना करें। फ़हीम ने मुस्कुराते हुए उन्हें मना किया था। ऐसे कैसे नहीं, आप लोग बैठे, मैं बस अभी आती हूँ। वो मुस्कुराती हुई किचन में चले गए थे। ये उम्तन का क्या मतलब है बे? हालिब ने फ़हीम के कान में सरगोशी की थी। उम्तन मतलब कि फुफ्फो। फ़हीम ने भी सरगोशी में जवाब दिया था, जिसे आदि और रकीम ने भी सुन लिया था और वो पुरसुकून हो गए थे। चलो अभी के लिए कोई तो रिश्ता बना, मुस्तकिल की हैर है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि लॉन्च के आरी सीढ़ी पर मौजूद ऊपरी फ्लोर तक जाती हुई सीढ़ियों से सनम तेजी से उतरती हुई नीचे आए थे। रकीम ने एक भरपूर नजर उसको देखा कर फौरन नजरें झुका ली थी। सनम के जल्मों की ताप नाल लाना इतना आसान भी नहीं था। अपनी सुरख व सफेद रंगत पर उसने सिर्फ लिप ग्लोस लगाकर होंठों को मजीद कातिल बना लिया था। सनम की आमद के साथ खुशबू का एक खूबसूरत तेज झोंका आया था और इस मीठी मीठी खुशबू का एहसास पूरी लॉन्च में फैल गया था। रकीम ने सांस खींचकर इसकी खुशबू को सांसों में उतारा
اس کا دل اسے ایک نظر دیکھ کر ہی تیز رفتار سے دھڑکنے کے سارے ریکارڈ توڑنے لگا تھا۔ اوف، کیا ہو گیا رحیم شاہ تیرا؟ اس بے پرواہ قاتل کو ایک نظر دیکھ کر تیرا یہ حال ہو جاتا ہے؟ آگے تو تیرا اللہ حافظ ہے۔ رحیم نے اس لب کہتے ہوئے چور نظر سے صنم کو دیکھا تھا۔ تب تک صنم ان سب کو دیر سلام کرتے ہوئے اپنے پاپا کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان چاروں نے اس کے سلام کا شائستگی سے جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ صنم نے ان سے مربتاً پوچھا تھا، حالانکہ اسے مردوں سے شدید قسم کی چڑ تھی۔ اپنے پاپا، ڈیڈ اور سنان کے سوا وہ دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتے تھے۔ کالج میں بھی وہ میل اسٹوڈنٹ سے 100 میٹر کے فاصلے پر رہتے تھے، مگر ان چاروں کی بات تھوڑی الگ تھی، کیونکہ ایک تو میروسا کی وجہ سے وہ ان کی احسان مان تھی، اور دوسرا اس کی پاگل بہن کی حالت سے دلی وابستگی بھی اسے ان سب کو برداشت کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے سامنے آ بیٹھے تھے، جبکہ اوپر صفین کو میروسا اور عائشہ سنبھال رہی تھی، جو اوپر سے نیچے آنے کو تیار نہ ہو رہی تھی۔ اسے عائشہ اور صنم کی دھمکی سے زیادہ مما پاپا کے سامنے اپنے پاگل پن کے آشکار ہو جانے کا ڈر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حالت کو دیکھتے ہی ہوش کھو دے گی، اس لیے وہ نیچے آنے کو تیار نہ تھی۔ وہ تینوں کب سے اسے سمجھا رہی تھی، اور صنم تو اب صفین کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ کر نیچے چلی آئی تھی۔ اب میروسا اور عائشہ اس کے ساتھ دماغ کھپا رہے تھے۔ صنم، حالب، عادی اور فہیم کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ رحیم کی جھکی ہوئی آنکھیں بھی اس کے جذبوں کو آکاش کر جاتی تھی، اس لیے پچھلی ملاقاتوں سے سبق لیتے ہوئے صنم نے اس کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے مسکراتے ہوئے حیریت دریافت کرنے لگی تھی۔ کم سے کم گھر آئے مہمانوں کے لیے اتنے اخلاقیات تو وہ نبھا ہی سکتی تھی۔ الحمدللہ ہم لوگ بحیریت ہے۔ آپ بتائیں صنم، کیسی ہیں آپ؟ حالم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، اور صنم کو دیکھ کر اس کے بے چین دل نے صفین کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، صنم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور حالم نے سرسری سے نظر سامنے بیٹھے سہیل مراد اور صنم پر ڈال کر بے چینی سے اعتراف میں دیکھا تھا، مگر صفین کہیں نہ تھی۔ تبھی حالہ ان چاروں کے ہی ہم عمر لڑکے کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک سرونٹ ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، اور باری باری سب کو ہاٹ چاکلیٹ سرو کیے تھے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ چاروں بے ساتہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے باری باری ان چاروں سے ہاتھ ملایا تھا۔ میرا نام عثمان بن حارث ہے، میں سر کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور یہیں پہ مراد ولا میں اپنی جان کے ساتھ رہتا ہوں۔ عثمان کے ستاروں پر حالہ اور صحیح مراد نے شکایتی نظر سے اس کو دیکھا تھا۔ عثمان ہمارا بیٹا ہے بچوں، یہ ہمیشہ اپنا ادھورا طرف دیتا ہے۔ حالہ نے ناراض نظر سے عثمان کو دیکھتے ہوئے اس کے کان کھینچے تھے۔ ثنا بیٹا، بہنیں کہاں ہیں آپ کی؟ ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، جائیں سب کو بلا کر لائیں۔ اور بچے، آپ لوگ بیٹھے نا؟ زہر سب کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے، اور صنم سب کو بلانے اوپر چلی گئی تھی۔ رحیم جاتی ہوئی صنم کو ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے آبشار کو دیکھ کر اس کے دل میں ان کو چھونے کی شدید خواہش پیدا ہوئی تھی، مگر وہ اپنے پاگل دل کی خواہش کو دباتا ہوا دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو بیٹا، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کیا آپ لوگ ایک ساتھ رہتے ہو؟ حالہ نے اپنے ہاتھ میں موجود مگ سے ایک سپ لیتے ہوئے ان چاروں سے پوچھا۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں، مطلب ہم سب چچا، تایا اور پھوپھی ذات ہیں۔ میرے اور رحیم کے پاپا فرسٹ کزن ہیں، اور میری ماما رحیم کی سکی پھوپھو بھی ہیں۔ فہیم میری سکی پھوپھو کا بیٹا ہے، اور عادل میرے ڈیڈ کی پھوپھی ذات بائی کا بیٹا ہے۔ پاکستان میں ہم سب کے گھر ایک ہی لائن سے بنے ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم پانچوں کی پیدائش ایک ہی سال ایک ہی مہینے کی ہے، صرف 15 دن کے اندر کچھ دنوں کے وقفے سے۔ اس لیے بچپن سے ہم ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ہم بچپن سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں کبھی ہمارے گھروں پر دیکھ لیں تو پہچان نہیں سکتی کہ کون بچہ کس گھر کا ہے۔ ہم سب آج بھی دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت اور خلوص سے رہتے ہیں۔ ہمارے فادر کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی ان کی فرینڈشپ اگلی جنریشن تک منتقل ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی بھی ہماری طرح ایک دوسرے کے کلوز فرینڈز ہیں، اور پھر ہم پانچوں بھی آپس میں بیسٹیز ہیں، بچپن سے 24 گھنٹے ایک ساتھ۔ حالم نے مسکراتے ہوئے تفصیل کے ساتھ ہی حالہ کو سب بتایا تھا۔ حالہ اور زہیب ان کے زبانی ان کی فیملی ہسٹری سن کر بہت ہی متاثر ہوئے تھے۔ واؤ، یعنی آپ لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہو؟ آج بھی پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے؟ امیزنگ، مگر آپ لوگ 5؟ میرا مطلب ہے آپ تو 4 ہیں، آپ کا 5واں کزن کہاں ہے؟ اسے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ عثمان نے حالہ اور زہیب صاحب کے دماغ میں آیا ہوا سوال پوچھ ڈالا تھا۔ وہ ایکچولی ہمارا 5واں کزن اور فرینڈ یہاں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہی ہے، اس کا ہاؤس جاب چل رہا ہے، اس لیے اس کو چھٹی نہیں مل سکی۔ ویسے بھی وہ رحیم کا جرمہ بھائی ہے، وہ ہو اس کی شکل آپ دیکھیں تو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ فہیم نے عثمان کو جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بالکل ہماری صنم اور صفین کی طرح۔ ان دونوں کو کبھی الگ الگ دیکھ کر سب بہت ہی کم لوگ پہچان پاتے ہیں کہ ان میں سے صنم کون ہے اور صفین کون۔
हाँ साथ होती हैं तो पहचान हो जाती हैं। आई कलर। ज़ोहेब साहब का लहजा बेटों के जिक्र पर मोहब्बत से लबरेज हो गया था, जबकि हालिब और रकीब के दिल ने उसी वक्त ज़ोहेब मुराद की बात की तरदीद की थी। हालिब और रकीब आंखें बंद करके भी सफ़ीन और सनम को पहचान सकते थे। रकीब और रूहान में भी बस आंखों का फर्क था। रकीब की आंखें ग्रे और रूहान की ब्राउन। कब से खामोश बैठे हुए आदिल ने भी अब उनकी बातों में हिस्सा डाला था। वो कब से मेहरोसा का मुंतज़िर था, मगर वो ना जाने कहाँ पर छुपी बैठी हुई थी। अब उसका दिल उसे देखने को बेसब्रा हुआ जा रहा था। उसकी जल पड़ी उसके आसपास होते हुए भी नजरों से ओझल थे। अभी आदिल सोच रहा था कि उसकी नजर सामने ऊपरी फ्लोर की सीढ़ियों पर पड़ी, जहाँ से वो दुश्मन जान तोड़ते कदम से उतरती हुई नीचे आ रहे थे। उसके बिल्कुल पीछे हालिब की मिस स्टैचू थी और सबसे ऊपरी सीढ़ी पर शेरनी के साथ रकीम के सिंड्रेला भी थी। अस्सलाम वालेकुम सबको, सॉरी हमें देर हो गया, मिरोसा तेजी से अंदर आती हुई बोली थी। उसके लॉन्च में आते ही जैसे हर तरफ रौनक सी हो गए थे। वो इतनी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी कि आदि बिना पलके झपकाए हुए उसको देखे जा रहा था। फ़हीम की नज़र भी अपनी शेरनी पर पड़ चुकी थी। फ़हीम की आंखें उसको देखकर चमकने लगी थी और चेहरा खिल उठा था। सबसे बुरा हाल हालिब का था, क्योंकि आज सफ़ीन ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं डाली थी। अपने बेहद हसीन बालों को खोले वो शायद आज हालिब को फना करने का इरादा रखती थी। उसके कातिल रूह को कितनी देर से तकता हुआ हालिब मसलसल पहलू पर पहलू बदल रहा था। उसका दिल सफ़ीन की इस बेरूही पर घायल हो रहा था, जो कि अपनी बहनों के साथ सबको सलाम करके अब हाला के कहने पर तेजी से डाइनिंग रूम में खाने का इंतजाम देखने के लिए चली गए थे। उसने एक बार भी झुकी हुई गर्दन को उठाकर हालिब या किसी और की तरफ देखा नहीं था। हालिब की शिकायती नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। लगता है आज मिस स्टैचू की तबीयत ठीक नहीं है। फ़हीम भी आज सफ़ीन की बेरूही नोट कर चुका था, इसलिए उसने पास बैठे हुए आदि के कान में सरगोशी की। रकीब ने भी उसकी बात सुन ली थी। इन तीनों ने बेसाता हालिब का उतरा हुआ चेहरा देखा था। और बताएं जेंटलमैन, कैसा लगा आपको हमारे प्यारे पापा से मिलकर? आप लोगों को पता है ये वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। मेरे पापा जैसा दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। आशा ने चहकते हुए ज़ोहेब मुराद के बाजू पर सर टका लिया था। वो अपने पापा से बहुत ही प्यार करती थी। अब भी वो हाला और ज़ोहेब साहब में के बीच में घुसकर बैठी हुई थी, जबकि उस्मान इन चारों के दाएं बाएं वाले सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और सनम, मेरोसा, हालिब लोगों के एकदम सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। वो चारों अभी कोई जवाब देती कि आशा को हफ्ती से देखते हुए हाला एकदम से बोल पड़ते। हाँ सही, पापा अच्छी हैं, क्योंकि वो तुम्हारे फजूल के एडवेंचर से नहीं रोते। रोज कितने लोगों को हाथ पैर तोड़ती हो, सर फोड़ देती हो। जब हजारों शिकायतें घर आती हैं ना, तो पापा ही उन्हें हैंडल करते हैं। इस बेचारे एंड्रयू को तो तुमने पंचिंग बैग बनाया हुआ है। जब मन होता है उसको मार तोड़ कर चली जाती हो। उसके डैड को भी पापा संभालते हैं, इसलिए पापा अच्छी हैं। और मामा बुरी हैं कि वो तुम्हें इन तमाम एक्टिविटीज से रोकती हैं, इसलिए मामा तो बहुत ही बुरी है ना। हाला आशा की बात पर एकदम तबके थी, जबकि ज़ोहेब मुराद ने लब बीच का मुस्कुराहट दबाते हुए आशा को समझाया था, बेटा पापा ही नहीं आपकी मामा भी वर्ल्ड की बेस्ट मामा है, क्योंकि जितना अच्छा लेक्चर मामा देती है ना, आपके कॉलेज के प्रोफेसर तक भी नहीं दे सकते। ज़ोहेब साहब के संजीदगी से कहने पर वहां पर मौजूद सब लोग बेसाता हंस दिए थे, जबकि हाला ने शिकायती नजरों से दोनों बाप बेटी को देखा था और रुख मोड़कर बैठ गए थे। ये उनका हफ्की जताने का महसूस अंदाज था। फ़हीम दीवानावार अपनी शेरनी को देखे जा रहा था, जो कि माँ बाप के बीच बैठी चहक रही थी, जबकि रकीम एक गर्दन झुकावे कनखियों से सामने बैठी अपने सिंड्रेला को देखे जा रहा था, जिसको शायद ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। वो बस खामोशी से मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। आदि को आज उसके जल परी की हर अदा मसमरेज कर रही थी। वो जब से आदि के सामने आई थी, उसके हवास मुअत्तल से होते जा रहे थे। वो छोटी सी लड़की इस 6 फुट के बंदे को अपनी गिरफ्त में जकड़ चुकी थी। उसके दिल व दिमाग पर काबिज होकर उसकी जात पर हुकूमत करने लगे थे। चले मामा, डिनर लग चुका है, सब आ जाएं। सफ़ीन की धीमी सी आवाज़ पर अपने बेचैन बैठे हुए हालिब ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। तभी सफ़ीन की निगाहें भी हालिब की खूबसूरत गहरी शिकायती निगाहों से टकराई थी। उसकी आंखों में लिखा हुआ गिला वो बाखूबी पढ़ सकती थी। हालिब के बेहद हसीन चेहरे पर हफ्की के तासरात थे, जिन्हें महसूस करते सफ़ीन की जान पर पड़ना थी। उसका हालिब उससे नाराज था, मगर वो क्या करती। हालिब को देखकर वो खुद पर बेएहतियात खो बैठती थी, इसलिए उसने आज सबके सामने किसी भी तमाशे से बचने के लिए अपने दिल पर झपक कर लिया था और आंखों पर पहरा बिठा लिया था। अब भी वो हालिब की शिकायती नजरों से नजरें झुकाती हुई, नजरें चुराती हुई जल्दी से सबके बीच बाहर जा रही थी, जब उस्मान ने उसे आवाज देकर रोक लिया था। इस वक्त लॉन्च में सिर्फ उस्मान, सफ़ीन और हालिब रह गए थे। क्या बात है सफ़ीन, आज तबीयत ठीक है तुम्हारी? इतनी खामोश क्यों हो? उस्मान को देखकर हमेशा सफ़ीन की रगे शरारत फुड़क पड़ती थी। वो ज़्यादा तरस के मजाक का निशाना बनता था, मगर आज वो नोट करा था कि सफ़ीन कब से खामोश बैठी है। हाँ मैं ठीक हूँ उस्मान, मुझे क्या होना है? तुम लोग चलो जल्दी, पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो आए हालिब, चलें खाना खाते हैं। उस्मान ने हालिब को अंदर लेकर जाने के लिए कहा था। आप प्लीज़ चलें, मुझे ज़रा हैंड वॉश करने जाना है।
مس سفین آپ پلیز مجھے واش روم کا راستہ بتائیں گی؟ حالب نے سفین کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آنکھوں سے خفیف سا اشارہ کیا تھا۔ ارے میں لے چلتا ہوں نا آپ کو واش روم میں، چلیں، عثمان نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ عثمان تم جاؤ، میں مسٹر حالب کو لے کر جاتی ہوں۔ سفین کے جواب پر حالب ایک نظر سفین کو دیکھ کر کاندھے اچکاتا ہوا ڈائننگ روم میں چلا گیا تھا۔